नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोक भवन में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया। इस बार 10वीं की परीक्षा में बड़ौद की रिया जैन ने 96.67% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया। 12वीं की परीक्षा में भी बड़ौद के ही अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। इन दोनों को पहचान लीजिए, क्योंकि यूपी की शिक्षा के ये वो चमकते चेहरे हैं जिन्होंने अपने दम पर शोहरत की बुलंदी को छुआ है। बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है। और याद रखिए, ये दोनों बागपत में उसी बड़ौद कस्बे के विद्यार्थी हैं जहाँ से चंद महीनों पहले समूची शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। वजह था अनामिका शुक्ला का केस, जिसमें महिला के दस्तावेजों से 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति का खेल खेलने में न शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुरव्वत की, न बिचौलियों ने। फिलहाल तो बड़ौद की बदनामी के दाग इन दोनों बच्चों की मेहनत से धुल गए। रिया जैन ने जहां 10वीं में टॉप किया, तो वहीं उनके साथ खड़े अनुराग मलिक ने 12वीं में प्रदेश में पहला स्थान पाया है। रिया जैन ने 10वीं में से कुल 600 में से 580 अंक यानी 96.67 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले अनुराग मलिक ने 500 में से 485 अंक यानी 97% नंबर पाए हैं। दोनों श्री राम शिक्षा मंदिर के पढ़ने वाले हैं। 12वीं के टॉपर अनुराग का कहना है कि उन्होंने रोजाना 15 से 16 घंटे नियमित पढ़ाई की, जबकि एग्जाम के दिनों पहले से ज्यादा मेहनत की। अब आगे उनका इरादा IAS बनने का है। घर पे मम्मी पापा का सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता था। कभी भी कोई काम नहीं कराते थे, केवल पढ़ाई के लिए ही समय रहता था सारा। सर मार्क्स सबसे ज़्यादा फिजिक्स में 99 आए। मेहनत सभी में बराबर की थी, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चला था। सर मम्मी का सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता था। वे कभी कोई काम नहीं बताती थी। मेरे सारे काम जो थे वे एडवांस में वे ही कर देती थी खुद। केवल मैं पढ़ाई करता था घर पर, और कुछ नहीं करता था। सर मैं IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। केवल दूसरों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वे मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। वहीं 10वीं के टॉपर रिया भी रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करती रही। पढ़ाई खुद के बूते पर ही की और प्रेरणा कॉलेज के पुराने टॉपर से मिली। इन बच्चों ने पढ़ाई के लिए नींद को भी भुला दिया था। सर मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने 14 से 15 घंटा रेगुलरली पढ़ाई की थी। घर में मेरी मम्मी पापा सहयोग करते थे, मेरी दीदी भी थी, वे भी सहयोग करती थी। हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे हर बार टॉप पर आते हैं, तो उनसे ही प्रेरणा मिली थी। सर मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि वे भी मेरे जैसे ही नंबर हासिल करें। रिया के पिता हिलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। जाहिर है कि बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। 2 बेटियों और 2 बेटों के पिता भारत भूषण माता की चुन्नी बनाने का काम करते रहे हैं और अपनी बेटी की कामयाबी का श्रेय उसकी मेहनत को देते हैं। बेटी ने पिता से सपना बांट रखा है, वो अंग्रेजी में PhD करना चाहती है। हमारी लड़की कहती है मैं तो बड़ी होकर टीचर बनूंगी, PhD करूंगी इंग्लिश से। हम भी पढ़ाना चाहते हैं सर, जितनी पढ़े पढ़ लो। रिया की कामयाबी माँ बाप के लिए बड़ी बात होती है। जाहिर है कि लगन के रास्ते में पूंजी कभी अड़चन नहीं होती। अपनी बेटी को हम हर टाइम पढ़ाने के चक्कर में रह ही जाते थे कि मतलब कि हमारी बेटी आगे चलकर कुछ बने, और उसके हर टाइम मतलब उसके बाबा हम सारे दिन उसके पीछे मतलब कहते रहते थे कि पढ़ ले कि वो फिर भी पढ़ती रहती थी। हर टाइम बाजी बार हम कह थे नहीं कुछ करना, घर में भी कर ले। जब भी हम कहती मुझे पढ़ने दो। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी कुछ आगे चलकर बड़ी कुछ बने। दूसरी बेटी के लिए क्या प्रेरणा? सभी बेटियां ऐसा ही सहयोग दे तो उनके माँ बाप भी आगे अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी भी ऐसे कुछ बने। वहीं अनुराग के पिता भी कस्बे में एक अपनी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान चलाते हैं। बेटे की कामयाबी से गदगद हैं। ये वक्त का फेर है। बड़ौद को आज फिर पूरा प्रदेश जान रहा है, लेकिन किसी बदनामियों के लिए नहीं, बल्कि होनहारों के लिए, जिनकी मेहनत के निशान 2020 के नाम पर दर्ज हो गए हैं। बागपत से राजीव पंडित के साथ मेरठ से बलराम पांडे,
एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री न केवल हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे बल्कि राम मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है तो संत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी के जरिए मंदिर के शिलान्यास का न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से पहले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब चल रहा है पत्थरों की सफाई का काम। माना जा रहा था कि पहले मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का अहम दौरा करने वाले हैं। ये दौरा रविवार को 28 जून को होगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी कुल 1.25 घंटे अयोध्या में बिताने वाले हैं। इस दौरे में वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे और राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कुछ इस तरह है। गोंडा से 11:45 पर मुख्यमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां 11:45 से 1:15 तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे। सीएम योगी नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। अयोध्या प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। अफसरों की बैठक के बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ भी सीएम योगी मंथन करेंगे और फिर 1:15 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल निरीक्षण है यहाँ पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है कि निर्माण कार्य जो हैं वो त्वरित गति से चलें, अयोध्या का विकास हो। उस क्रम में एक पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने मीटिंग भी की थी और हम ये प्रयासरत हैं कि अयोध्या का जो संपूर्ण विकास की जो परिकल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री की पूर्व में, उसको अब पुनः चालू किया जाए। बीच में कोरोना पैंडेमिक के चक्कर में ज़्यादा विलम्ब हुआ और इसको हम लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस पटरी खिलाएं। 8 जून को मंदिर खोलने के ऐलान के बाद से ही अयोध्या में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं। माना जा रहा था कि सीएम योगी अयोध्या में मंदिरों के खुलने के साथ ही दर्शन कर सकते हैं। हालांकि किन्हीं वजहों से उनका दौरा टल गया और तब जब उनके आने की सूचना प्रशासन को मिली थी तो मंदिरों में पहले से ही तैयारियां कर ली गई थीं। फिर चाहे वो 2 गज की दूरी के लिए मार्किंग हो या फिर सैनिटाइजर। उनके लगाव जो है वो रामलला के प्रति है। रामलला का भव्य मंदिर बनना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का आगमन बहुत ही उचित समय पर हो रहा है। आशा है कि उनके आने के बाद जो ये कार्य प्रगति पर है वह कार्य रामलला के भव्य मंदिर बनने की और प्रगति होगी और उसमें बदलाव हो सकता है, कुछ आवे, क्योंकि वो आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उस स्थल का निरीक्षण करेंगे जहाँ पर भव्य मंदिर बनना है। रामलला पहले से ही टेंट छोड़कर अस्थायी मंदिर में आ चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का काम भी पूरा हो गया है और अब पत्थरों की सफाई चल रही है। हालांकि मॉडल और ऊंचाई के मसलों पर अभी कई चीजें तय होनी बाकी हैं, लेकिन राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले रास्तों की रौनक बढ़ गई है। चूंकि ये कोरोना का समय है, इसलिए भीड़ उस तरह की नहीं है जैसी अयोध्या में हुआ करती है। हम लोग को ज़्यादा उत्साह इसके नाते है कि योगी जी से आएंगे तो एक बात को रखेंगे कि मोदी जी आएँ और राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन में, क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि मोदी जी के ही द्वारा भूमि पूजन हो और अब आदेश आ चुका है, जल्द ही भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो।
सिर्फ इतना ही नहीं, राम की पैड़ी को भी नए अयोध्या के लिए तैयार कर दिया गया है और अब यहाँ की धारा अविरल हो गई है। इसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विस्तार योजना चलाई गई। इसके बाद राम की पैड़ी पर फिर से अविरल प्रवाह शुरू हो गया है। 185 मीटर और 85 मीटर के 2 स्कैप चैनल तैयार किए गए हैं, जिससे किसी भी मौसम में यहाँ जल स्तर नहीं घटेगा। इसके अलावा राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क तक सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। तो अब योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आने के बाद माना जा रहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को विधिवत मूर्त रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट ने मंदिर को 2 साल के भीतर ही खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद के तलों का निर्माण भले ही 2022 के बाद हो। सीधी सी बात है, मकसद है कि कोई इसमें पेंच अब न फंसने पाए। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो योगी के अयोध्या दौरे पर होगी हमारी खास कवरेज। रामलला विराजमान सुबह 8 बजे से। राम सिया राम जय जय राम। कोरोना संक्रमण के दौर में गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गर्भवती महिला की मौत के बाद अब ग्रेटर नोएडा में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों का इल्जाम है कि उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है। उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि सरकारी अस्पताल में भर्ती करने पर इलाज में लापरवाही की गई। अब इस पूरे मामले की जांच एसडीएम ने तहसीलदार को सौंप दी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से चल सकें, इसकी चुनौतियां कोरोना काल में बढ़ चुकी हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अस्पतालों ने नियमों की आड़ में जिस तरह मनमानी का खेल शुरू किया है, वो लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक कई मरीजों के मामले सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसमें एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में तो बाकायदा सियासत भी हो चुकी है। हालांकि इस मामले में डीएम नोएडा ने कार्रवाई करते हुए कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, तो कई अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन हालात कितने बदले, अब जरा ये भी जान लीजिए। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां के बड़पुरा में रहने वाले सतबीर के भतीजे रॉबिन की मौत सही इलाज न मिलने के चलते हो गई। रॉबिन के परिवार का आरोप है कि प्राइवेट अस्पतालों ने जहां उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, तो वहीं सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर लापरवाही ने उनके बच्चे की जान ले ली। रॉबिन के चाचा का दावा है कि वो भतीजे का इलाज कराने सबसे पहले इलाके के मंगलम अस्पताल पहुंचे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रॉबिन का इलाज वहां हुआ था। लेकिन वहां बुखार के साथ दूसरी समस्याओं को देखकर रॉबिन को रेफर कर दिया गया। इसके बाद इलाज के लिए सतबीर उसे सरकारी अस्पताल ले गए, तो वहां भी मरीज का इलाज ढंग से करने की बजाय सैनिटाइजेशन और दूसरे काम में उलझा कर रखा गया। इस बीच रॉबिन की हालत बिगड़ती गई, जिस पर उसके चाचा इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ डॉक्टर के देखने का हवाला देता रहा और परिवार से बहस होती रही। हालांकि बहुत कहने सुनने के बाद रेफर करने की अपील को मान लिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अस्पताल से निकलते ही रॉबिन की मौत हो गई। मैंने जब वो लड़का जब वो ख़त्म हो गया हाँ कहीं, मैंने बोला एक मैडम से, मैडम क्या दिक्कत हो रही है अभी? मैं कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब चले गए हैं बाहर को। मैं कि बाहर को चले गए, कौन सा तरीका? जब मरीज तो मरा जा रहा है तो बाहर को भेजे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को बुला, फिर मैडम गई है। उसके बाद एक और लड़का गया, डॉक्टर साहब नहीं आए। नहीं आए, कोई बात नहीं। मैंने पूछा जाके, जब मैं उस पर पहुँच गया, इमरजेंसी वार्ड के भीतर बैठा था। डॉक्टर साहब क्यों आ गए? मरीज तो हम पड़ा है, आप यहाँ आ गए? अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुके हैं। वहीं परिवार का जिस प्राइवेट अस्पताल पर आरोप है, उसकी सफाई भी सामने आई है। उसका दावा है कि रॉबिन का इलाज पहले ही करके भेजा जा चुका था, दोबारा आने जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा, अस्पताल सरकारी गाइडलाइन से चल रहे हैं, जिसमें कोविड जैसे लक्षण वाले मरीजों को रेफर करना ही उनके पास रास्ता है। हम लोगों के यहाँ 21 तारीख को आया था। जो शिकायत थी मरीज को, वो सर में दर्द को लेकर, पेट में दर्द को लेकर और वॉमिटिंग की शिकायत थी। पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल में था,
इसके अलावा पेशेंट हमारे यहाँ फीवर की कोई हिस्ट्री नहीं थी। 24 तारीख को हमारे यहाँ से पेशेंट की छुट्टी हुई है और पेशेंट के परिजन अपनी मर्जी से उसकी यहाँ से छुट्टी करा कर लेकर गए हैं। उसके बाद से पेशेंट हमारे यहाँ कोई कंटिन्यूस किसी तरीके से कोई ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ नहीं है। बहरहाल अस्पतालों की लापरवाही लगातार जारी है, वो भी उस दौर में जब मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को परख रहे हैं, लेकिन इससे किसी को फर्क पड़ता है लगता तो नहीं है। ग्रेटर नोएडा से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।